हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। आज मेरे साथ हैं मोहम्मद वसीम शाहिद, फिक्शन निगार, मारूफ फिक्शन निगार। 3 नॉवेल्स और एक अफसानवी मजमूआ आ चुका है। बुनियादी तौर पे वसीम भाई का ताल्लुक कोयटा से है, बलूचिस्तान से है, लेकिन कराची वो बाकायदगी से आते रहते हैं और वैसे भी हमारे साथ हैं। जहां पे भी उर्दू पढ़ी जाती है वहां मौजूद हैं अपने नॉवेल्स के जरिए। और आज जो मौजू है वो उनका ये तीसरा नॉवेल है, जहां हमें दिखाई देता है मेरे नुक्ता निगाह से उन्होंने बहुत ही तख्लीकी जस्त लगाई है अपने तीसरे नॉवेल में, एक चांद दैरो हरम का। अच्छा, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये उन्वान जो है थोड़ा सा रोमांटिक मुझे लगा। हाँ, तो इसका क्या सबब है? अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये कोई शायराना सा है, शायराना तो हाँ, है, कोई बिल्कुल। वो है। लेकिन बेसिकली इसमें कुछ पैगाम मैं देना चाहता था। आप देखें, चांद है या सूरज है, जिसे हम ये कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ, कुछ ऐसी चीजें हैं, हवा बिल्कुल। है, पहाड़ है, वो सबके लिए है ना। वो हम उसे मजहब में तकसीम नहीं कर सकते, हाँ, मज़ाहिब में बांट नहीं सकते। गो के हमने काफी हद तक दरख्तों को, रंगों को और चीजों को मजहबी रंग दे दिया है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी चांद जो है ना, वो चाहे दहर में हो चाहे हरम में हो, चांद सबके लिए एक जैसा है। तो ये बेसिकली इसकी जो कहानी है वो भी हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक मुश्किल टॉपिक है। तो मैं शायद नाम से ये बताना चाहता था कि ये ऐसा है कि खुदा जो है ना वो सबका एक है। खुदा सबका एक है। अच्छा, वो हिंदुओं वाली बात जो वसीम भाई ने कही, इस नॉवल के अंदर इसकी सेटिंग ने मुझे बहुत मुतासिर किया। तो इसकी सेटिंग के हवाले से मैं कहूंगा कि इसका जो वक्त है वो बंटवारे से पहले का है, तकसीम से पहले का। और जो मकामात उन्होंने दिखाए, वैसे तो सब कॉन्टिनेंट है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट के मुख्तलिफ शहरों को इन्होंने टच किया है। जैसे कि कोयटा को टच करते हैं, आप कंधार को टच करते हैं, कलात को टच करते जी हैं। हाँ, नॉवेल बेसिकली शुरू होता है ये कंधार से, 1945 42 समथिंग का वो पीरियड है। तो उसमें कंधार शहर है। कंधार के बारे में आप ये नावल पढ़ के भी जान पाएंगे कि वो कैसा है। उसकी लोकेल के बारे में तफसील से लिखा हुआ है, बागात के बारे में, वहाँ रहते लोगों के बारे में। फिर ये नावल सेम टाइम पर ये जो हिंदू फैमिली है, इनका आप ये समझें कि रिलेशंस और इनका बिजनेस वगैरह अब भी सिंध से लेके कोयटा, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इनका बिजनेस होता है, इनके रिलेटिव्स भी होते हैं। तो सेम उसी तरह उस वक्त भी था कि एक आदमी अगर कंधार में रह रहा है तो उसका कोई रिश्तेदार कलात में है, कुछ कोयटा में है फैमिलीज। तो ये नावल वक्त के साथ मूव करता है। मेरी कोशिश अक्सर आपने पहले नावल से लेकर अब तक देखी होगी कि मैं बलूचिस्तान की लोकेल्स पर बड़ा काम करता हूँ। बिल्कुल। कोशिश ये करता हूँ कि छोटे छोटे शहर भी जिनके बारे में पाकिस्तान में लोग नहीं जानते हैं, उनके बारे में कुछ नावल की कहानी में ही कुछ बताया जाए ताकि लोग कुछ समझ सकें। अच्छा, ये हिंदू किरदारों के इंतखाब का, और ऐसी बात है हिंदू अकलियत में है, माइग्रेशन हो चुकी है कहानी के अंदर, तो जिस जगह भी वो हैं उन्हें कुछ मसाइब, मुश्किलात का सामना है। तो हिंदुओं को मंजर करने का कोई खास सबब रहा? हिंदू बेसिकली, मेरी तो काफ़ी अच्छी इस्लाम दुआ है हिंदुओं में। मुझे लोग मजाक भी करते हैं, कहते हैं कि हिंदुओं में उठता बैठता है, तो हिंदू हो गया। हाँ, ऐसा लोग कहते हैं। तो वैसे हमारा जो इलाका है ढाडर, तो वहाँ भी काफ़ी पुराने हिंदू रहते हैं। सेठ कीमत राम एक बहुत बड़ा वहाँ जागीरदार गुजरा अपने वक्त में। अब भी उसकी प्रॉपर्टी है जो कि औकाफ या दूसरी महकमों ने उठा ली है, उनके पास है। तो हिंदुओं की कहानियां आपको जी हाँ, हिंदुओं के साथ उठने बैठने से एक तो ये था कि हिंदुओं के मसाइल अक्सर मेरे साथ वो दिल खोल के डिस्कस करते हैं, जो परेशानियां उन्हें होती हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम था, आपने देखा होगा कि ये जो फोर्स कन्वर्जन की तरफ, बिल्कुल, जबरदस्ती किसी को मुसलमान करना या जबरदस्ती किसी का मजहब कन्वर्ट करना, इसके बारे में भी दो राय तो थी। कुछ लोग कहते थे कि ये है नहीं, कुछ कहते थे कि मौजूद है। तो मैंने अपने नावल में ये कोशिश की है कि इस चीज को भी एक्सपोज किया जाए, इसको एक्सपोज किया जाए। खैर, पाकिस्तानियों का तो ईमान यह है कि जो भी इस्लाम कबूल करता है वो अपनी मर्जी से ही करता है। ये तो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है एनजीओ की जानिब से। अच्छा, ये बताइए कि अब आपका तीसरा नावल हमारे पास है, और ये नावल जो है ये तकरीबन देखें 300 सफात का है। आगा गुल साहब, जो जिनका मैं बड़ा मुतरिफ हूँ, उन्होंने इस पे राय दी है। मोहम्मद हफीज खान बहुत ही जबरदस्त फिक्शन निगार हैं, उनकी राय दर्ज है। ब्राजरम रफाकत हयात ने इजहार ख्याल किया है, और वो सब ने अपने अपने अंदाज में डुअल प्लॉट का जिक्र किया है। आगा गुल साहब ने और रफाकत हयात, इनके यहाँ फिक्शन में जो अछूतापन है या जो चीज इन्हें मुनफरिद बनाती है उसे हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि तख्लीकी जस्त मुझे नजर आई, और सेटिंग ने सबसे पहले मरहले पे मुझे मुतासिर किया।
اور زبان و بیاں بھی سادہ رواں ہے، اور کچھ جگہ جب یہ سیٹنگز کو بیان کر رہے ہیں، دریا کو بیان کر رہے ہیں، دریا کے گرد آبادیاں جو ہیں، جو لوگ ہیں، جو ان کے پیشے ہیں، تو مجھے بہت پڑھ کے اچھا لگا، ایک بڑے ناول کا احساس ہوا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان سے اگر آغا گل سب سے بڑا نام تھا ناول نگاری میں، فکشن میں تو اور بھی دوست ہیں، عابد ہے، لیکن میرے خیال میں آپ آغا گل کو اب کمپیٹ کر رہے ہیں بہت زبردست طریقے سے۔ آغا صاحب کی مہربانی ہے، ہم تو ناچیز ہیں، آغا صاحب بہت بڑے رائٹر ہیں، لیکن یہ کہ وہ بھی اپنے ہر ناول میں مجھ ناچیز کا ذکر کرتے ہیں کہ اب میرے نقش قدم پر جو چل رہا ہے، یا جو بندہ مجھ جیسا بقول کئی جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ لکھ رہا ہے تو وسیم لکھ رہا ہے، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا آغا صاحب نہیں، اس میں تو یہ ناول جو ہے آپ ایسا نہ سمجھیں، لیکن مجھے ایسا شک گزر رہا ہے کہ یہ جو ناول ہے یہ کچھ معاملات الگ سمت لے جائے گا، اور بلوچستان سے جو توانا ترین آوازیں ہیں ان میں ایک آواز کا اضافہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا آپ کے ذریعے، لیکن یہاں کمپٹیشن بھی آئے گا میرے فیوریٹ آغا گل کو۔ لیکن ایک چیز مجھے ایسی محسوس ہوئی وسیم، کہ آپ بتائیے گا کہ ناول آپ کا چھاپا ناشر بھی اچھا اس میں محنت کی ہوگی، لیکن شاید مجھے لگا کہ بہت سارے اوپینین لیڈرز تک یہ ناول اس طرح پہنچا نہیں، جیسے مجھ تک پہنچا تو میں نے تاخیر سے پڑھنا شروع کیا، جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں نے کہا کہ بھئی مزہ آ رہا ہے بہت، تو کچھ ایسے لوگوں تک پہنچا تھا۔ ہاں کافی مجھے تھوڑا سا اس پر گلا بھی رہا کہ میرے بہت قریبی دوستوں نے اسے نہیں پڑھا، ان کے پاس موجود ہے، وہ ٹائم نہیں دے سکے، وہ اپنے کام میں، ایکچولی موسٹلی ہمارے ریڈرز بھی فکشن نگار ہی ہوتے ہیں، دوست ہی ہوتے ہیں، رائٹرز ہی ہوتے ہیں، تو وہ اپنا کوئی کام لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اگر کوئی ناول لکھ رہا ہے، کوئی کہانی لکھ رہا ہے، تو وہ اس دوران میں بھی کوشش یہ کرتا ہوں کہ اگر میں اپنا ناول لکھ رہا ہوں تو دیگر کچھ ایسا موضوع نہ پڑھوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا رنگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے دماغ پہ آ جاتی ہیں، اور آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ جیسے یہ آپ کی اپنی تخلیق ہے، آپ کی اپنی تخلیق۔ وہ ایسا رنگ آ جاتا ہے، تو وہ تھوڑی سی شاید احتیاط کرتے اچھا، ہیں۔ مرزا اطہر بیگ نے کہا تھا کہ میرا مسئلہ یہ ہے، بتائیے انداز میں، انہوں نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس جو 3000 ریڈرز ہیں، 3000 جو میرے پاس قاری ہیں، ان میں سے 2500 خود رائٹرز ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے میرا۔ یہ ہے، اور اب تو سوشل میڈیا نے سبھی کو رائٹر بنا دیا، نہیں، کافی یہ ناول انہوں نے بھی پڑھا ہے، اصل میں ہندو کمیونٹی میں کافی پاپولر رہا یہ ناول۔ بٹ یہ کہ کچھ اوپینین لیڈرز کو اس پہ زیادہ لکھنا چاہیے، میرا یہ خیال ہے۔ اور لیکن بہرحال ناول کے بارے میں عبداللہ حسین کہتے ہیں کہ وقت ناول کا اصل امتحان ہے، اور ڈار صاحب بھی کہتے ہیں کہ کوئی ناول اگر 25 سال بعد بھی زیر بحث آ رہا ہے تو وہ سروائیو کرتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی ناول فوری طور پہ لوگوں میں کلک کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ آگ کا دریا ہو، یا اداس نسلیں ہوں، یا بہاؤ ہو، یہ ہم ان پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، کچھ مختصر سوالات کروں گا، پسندیدہ فکشن نگار آپ کا کون ہے؟ سر ویسے تو دیکھیں، فکشن جو ہے نا وہ ایج کے ساتھ گروم ہوتا ہے، جوانی میں ہم جنہیں پڑھتے تھے، آپ سمجھ لیں کہ لڑکپن میں نسیم حجازی جیسے کو بھی ہم پڑھتے رہے ہیں، پھر اس کے بعد قدرت اللہ شہاب، بانو قدسیہ، مستنصر حسین تارڑ، وقت کے ساتھ جو انسان میچور ہوتا جاتا ہے، اس کی ریڈنگ کا اسٹینڈرڈ امپروو ہوتا ہے۔ ابھی کیا پڑھ رہے ہیں آج کل؟ کیا پڑھ رہے ہیں آج کل تو ریسنٹلی تو میں ذرا بزی رہا، کچھ مسائل، وائف بھی ایڈمٹ رہی، اس وجہ سے پریشان رہا، لیکن میں پاکستان میں لکھے ہوئے کوشش یہ کرتا ہوں کہ تقریباً تمام ناول، حفیظ خان صاحب کے ناولز پڑھے ہیں، اور اس طرح جو بھی نیا تقریباً ناول آیا ہے کوشش کی ہے اسے پڑھنے کی، اور موسٹلی پڑھتا رہا ہوں۔ لیکن اس سال میری ریڈنگ، لاسٹ ایئر دوست لکھ رہے تھے لیکن میں اس سال کمزور رہا، کچھ سرکاری ذمہ داریوں اور کچھ پوسٹنگ۔ اگلا پروجیکٹ کیا ہے اس ایک چاند دے لو حرم کے بعد؟ سر اس کے بعد تو بہت تھکن کا احساس ہے، بہت تھکن کا احساس ہے، کیونکہ یہ 2-2.5 سال تو اس کے لکھنے میں لگے، اور پھر ایسا ہوا کہ یہ بعض دفعہ میں اکثر لکھتا ہوں یا دوستوں سے ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ ایک کرب میں مجھے مبتلا کر دیا تھا ان کرداروں نے۔ یہ بہت سے ایسے کردار تھے جو میرے ساتھ دن رات وہ تھے، اور مجھے مطلب ان کے وہ رونا ہنسنا، ان کا ہر ٹائم جو ہے نا مجھے وہ ایک اذیت دیتا تھا۔ تو اب جب یہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد مجھے ایسا لگا، سناٹا ہو گیا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اب میں تقریباً کافی دنوں سے، کافی ماہ سے کچھ نہیں لکھ پاتا، شاید یہ کوئی ایسا ہے سسٹم، دیکھیں اللہ پاک کوئی کہانی دے تو انشاءاللہ۔ میرے خیال میں جو کہانیاں آپ نے لکھی ہیں وہی ہمیں گرویدہ بنانے کے لیے کافی ہیں، اور ان پہ زیادہ چرچا ہونی چاہیے، زیادہ بحث ہونی چاہیے، ایسا مجھے لگتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں وقت، جیسے عبداللہ حسین نے کہا کہ فکشن کا، کتاب کا اصل امتحان تو وقت ہے، تو وقت کے ساتھ میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ جو پرقوت ناول آپ نے لکھا ہے یہ زیر بحث آئے گا، اور تھوڑا سا ہمیں بلوچستان کا جو ادب ہے اس کو مین اسٹریم کے ادب کے ساتھ دیکھنا ہوگا، چونکہ وہ اردو زبان میں اظہار خیال کر رہے ہیں، اردو کانفرنس ہو، اردو سے متعلق اردو لٹریچر ہو، جو بھی ادبی میلے ہیں، کانفرنس ہیں، سیمینار ہیں،
वहाँ बलूचिस्तान के अदब से हमें जुड़ना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं आपसे बस आखिर के चंद सवाल करना चाहूंगा कि आपने कहा कि दुनिया खत्म हो गई तो नई दुनिया बसाने में बहरहाल कुछ वक्त तो लगेगा। लिखने का ढब क्या है आपका? दिन में लिखते हैं, रात में लिखते हैं, नहीं, कागज कलम से लिखते हैं? नहीं, मैं खुद लैपटॉप पे लिखता हूँ, कंपोजिंग खुद करता हूँ, कोशिश करता हूँ। लिखने में दोस्त यार मेरे बारे में जानते हैं कि मेरी इमला बड़ी कमजोर है, लेकिन बस वो कहानी जब चलती है, हाथ से लिखना एक बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि बार बार आपको पता है कई दफा ऐसा होता है कि आप 10-15 पेजेस लिखते हैं, फिर आप सब डिलीट करके सो जाते हैं। और लेट आवर्स में लिखता हूँ, रात को 3-3, 2-2, 4-4 बजे तक जब कहानी चल रही होती है, दिमाग काम कर रहा होता है, तो वो फिर बैठे रहते हैं, पता ही नहीं चलता वक्त का। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि आप रात को बैठते हैं, 20 सफ़े लिख कर उठते हैं और डिलीट करके दोबारा वापस जाके सो जाते हैं कि ये मैं जख मार चुका हूँ। तो लेकिन हमने झक नहीं मारी, हमने एक जबरदस्त इंटरव्यू किया भाई वसीम के साथ, और मैं कहूंगा कि दोबारा भी जब कराची आप आए तो कुछ और दोस्तों के साथ भी हम गपशप कर सकें। तो मैं बस चाहूंगा लास्ट कमेंट, आप क्या कहना चाहेंगे अपने रीडर्स को जो देख रहे हैं? गोखे वैसे बहुत कम लोग देखते हैं लिटरेचर की, लिटरेचर से मुताबिक वीडियोस को, लेकिन फिर भी मेरा ये हमेशा रहा है, लोग माइंड करते हैं, लेकिन मैं इस चीज को लोगों की ऑनर करता हूँ कि मेरे नॉवेल्स को आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद उस पर तनकीद होनी चाहिए, आप मुझे समझाएं। मैं अपने आप को कोई बड़ा फन खान नहीं समझता, आप दोस्तों से ही सीखा हूँ जिनके साथ उठता बैठता हूँ। मुझे 4 हर्फ जो लिखने आते हैं, आप दोस्तों के जैसे आते हैं, तो आप इसे पढ़ें और आप बिल्कुल मुझे, बेशक आप कहीं ओपन फोरम पे ना लिखें, लेकिन मुझे इनबॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपने यहाँ गलत लिखा है, यहाँ अच्छा लिखा है ना। हौसला अफजाई होती है। आपको पता है कोई प्लेयर फुटबॉल उस टाइम तक अच्छा नहीं खेलता जब तक तमाशाई मौजूद ना हो, तो लिखने का भी ऐसा ही है। हम सब शायद इसीलिए लिखते हैं कि लोग उसे पढ़ें। हर इंसान बेसिकली ये चाहता है कि वो दाद हासिल करे, उसे लोग अप्रिशिएट करें। बेसिक मकसद तो लिखने का शायद कुछ और होता है, लेकिन हर इंसान अपनी तारीफ तो बहरहाल चाहता है। वही कोशिश करता है। तो अगर आप ये नॉवल पढ़ते हैं और आपको ये नॉवल पसंद आता है, और चाहे आप इसमें कोई एतराज करते हैं, तो जो हमारे फाजिल मुसन्निफ हैं उन्होंने कहा है कि आप अगर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं लिखते, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम फौरी तौर पे कोई मजमून नहीं लिख पाते, आर्टिकल नहीं लिख पाते, तो आप उन्हें इन बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मोहम्मद वसीम शाहिदी के नाम से इनकी फेसबुक पे आईडी है, और मैं कमेंट सेक्शन में आईडी भी पोस्ट कर दूंगा, तो आप अपनी राय इन्हें दे सकते हैं इनबॉक्स में, लेकिन कोई पिक मत भेजिएगा, हाँ राय भेजिएगा। और ये नॉवल आपके पास है, इस नॉवल को जरूर पढ़ें, हासिल करें। इसकी तफसीलात की आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं, जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। वैसे मैं बहुत शुक्रिया आपका, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। इट हैज बीन ऑनर कि आप तशरीफ लाए और आपने हमें वक्त दिया, आपने इज्जत दी सर, बड़ी नहीं हम तो आपकी गर्विदा हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, थोड़ा हटके हमने किया इंटरव्यू का सिलसिला, आमतौर पे हम जूम इंटरव्यूज करते हैं, मगर मौका मिला, एक फिक्शन राइटर मेरे हाथ लग गया, तो मैंने कहा कि चलें यूं ही किया जाए। कैसा लगा आपको वीडियो कैसी लगी आपको? मेरा इमला भी कुछ थोड़ा बिगड़ गया, कोई नहीं, तो आप बराए मेहरबानी मुझे अपना फीडबैक दें, और नॉवल से मुताबिक तमाम तफसीलात आपको मिल जाएंगी। तो गो ग्रैब इट, थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज।